देखिए, 1 तारीख को लागू होना है और 1 तारीख को हर एक थाना में और हर एक जिला मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वहाँ के सभी गणमान्य लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और जो पुलिस प्रशासन और समाज से सरोकार रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को बुलाया जाएगा। महिलाओं और बच्चों को पुलिस थाने में उपस्थिति से छूट दी गई है। बेसिकली 3 कानून कहते हैं कि जो बच्चे हैं, महिला हैं या फिर मानव शरीर है, उसको ध्यान में रख करके बनाया जाए। चूँकि गृह मंत्री ने पिछले भाषण में ये बातें कही थी कि पहले वाले जो कानून थे सेंट्रलाइज थे और अभी जो कानून है वो विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस का उद्भव करेगा। और निश्चित रूप से हम अभी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि बहुत समझ सभी लोगों को नहीं है, कुछ टिट्स बिट्स में समझ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और एक ट्रेनिंग जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। एक बेहद सवाल हमेशा से स्टेट की पुलिस के पास ये रही है कि जो मेन पावर है, जो रिक्तियां हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाई है। क्योंकि अब तो अनुसंधान के स्टाइल भी, तरीके भी बदल रहे हैं, तो आपके पास कम मेन पावर है, बड़ी चुनौतियां हैं, तो इन सब चीज़ों से कैसे निपटिएगा? ट्रेनिंग लेने के बाद और नए कानून को समझने और पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि बतौर एक DIG होने के नाते कि इसमें आने वाले समय में जब ये लागू होगा तो अपराध में गिरावट आएगी, हर तरह की चीज़ें, समाज में जो गंदगी फैलाती है उस पर अंकुश लगेगा? देखिए, अब अपराधियों को सज़ा दिलाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो हमारे डिटेक्शन रेट भी बढ़ेंगे और निश्चित रूप से फिंगरप्रिंट जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे सर, बहुत सारी धाराओं के जो नंबर्स हैं, वो जो क्रमांक है, चेंज कर दिए गए हैं। जब आप लोग प्रशिक्षण ले रहे थे तो ऐसा किस लिए किया गया है, ये इसका क्या नज़रिया? देखिए, औपनिवेशिक काल की 3 आपराधिक कानून अब ख़त्म हो जाएगी और 1 जुलाई से नए कानून लागू हो जाएंगे। इसकी तैयारी पूरे भारत में अलग अलग स्टेट के DGP को दी गई है और उसके माध्यम से जो जिले की पुलिस है, तमाम पुलिस को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो इस कानून में क्या बदलाव होने वाले हैं और पुलिस इस पर कैसे काम करेगी, चाहे अनुसंधान का मामला हो या फिर इन्वेस्टिगेशन का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या अन्य मामलों में कैसे पुलिसिंग तैयारी करेगी और कैसे इसको सॉर्ट आउट करेगी, इस बिंदु पर विशेष रूप से इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए भागलपुर रेंज के DIG साहब विवेकानंद जी जुड़े हुए हैं। बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया कानून आया है इस पर कैसे काम होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 1872 का जो कानून अभी तक चल रहा था जी, उसे बदल करके और उसमें कई मूलभूत ऐसी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जिसके बारे में कोर्ट्स के बहुत सारे रूलिंग्स आए हैं, नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं। तो पुराने कानून कहीं ना कहीं ऑब्सलीट हो गए थे और नई चीज़ों को, नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को और कानूनी समझ को भी समाहित करते हुए ये तीनों कानून जो है लागू होंगे। लागू करने की तैयारी अब हमारे तरफ से भी पूरी कर ली गई है। 1 जुलाई से यह चालू होगा और इस संबंध में जो है बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी काफ़ी सारे निर्देश दिए गए हैं और पिछले 1 महीने से सभी स्तर के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग की जा रही है ताकि हम इसको दृढ़ता से लागू कर सकें। भागलपुर, बांका और नवगछिया, ये 3 पुलिस ज़िला आपके पास है। इस तीनों पुलिस ज़िला में से एक फिगर कितना होगा कि यहाँ से पुलिस अफसर से लेकर के जो लोग इसमें प्रशिक्षण में भाग लिए, उसकी संख्या क्या होगी? इसमें करीब 2700, 600 भागलपुर से, 200 बांका से और 100 पदाधिकारी नवगछिया से। ये 900 पदाधिकारी 3 सत्रों में 900 टोटल 2700 पदाधिकारियों को इस नए कानून की ट्रेनिंग जो है दी गई है और इसे लागू करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इस नए कानून में सर विशेष रूप से कहते हैं कि फोरेंसिक जांच और डिजिटल जांच, इसको मुख्य आधार बनाया गया, क्योंकि दुनिया डिजिटल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये जो नए कानून है इसको भी जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, मैं पहले बता दूं कि जैसे ही कोई शिकायत हमारे पास या थाना में आती है तो आज के समय में आप ईमेल से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहला मूलभूत बदलाव तो ये आया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी सूचना मिलेगी, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस उस पर बनता है तो ये प्रावधान है कि 3 दिन के अंदर उसे आकर के हस्ताक्षर करना होगा ताकि उस पर FIR, औपचारिक FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। इसके अलावा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी
इसमें प्रावधान दिया गया है। जी। कई सारे मामले जो हैं जिसमें 7 साल से कम की सज़ा होती है और लोग आपस में विद्वेष के कारण भी केस कराते हैं, या जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ही हैं, वैवाहिक झगड़ा के मामले भी आते हैं। तो इस तरह के मामलों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी स्कोप दिया गया, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है इसको 14 दिन तक ही इंक्वायरी की अवधि में रखा जा सकता है, यानी कि टाइम पीरियड इसमें दे दिया गया है। और इसकी जांच रखने के एफआईआर न करने के पहले इसमें कम से कम डीएसपी स्तर के पदाधिकारी, प्रथम दृष्टया, हाँ नहीं, कम से कम डीएसपी स्तर के पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा। कि इसके अलावा जी, आज के दिन में कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और इसके लिए 0 एफआईआर का प्रोविजन भी किया गया है जी। यदि घटनास्थल उस संबंधित थाना से संबंधित नहीं है तो 0 एफआईआर का प्रोविजन बाकायदा दिया गया है, और उनका आवेदन लेकर 0 एफआईआर दर्ज करते हुए अगले जहाँ से भी घटना संबंधित है वहाँ उसको भेजा जाएगा। तो यह भी एक बड़ा बदलाव है। ये सारे सिटीजन सेंट्रिक बदलाव हैं और लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए ये चेंज लाए गए हैं। इसके अलावा जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है जी, तो एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन, ऑलरेडी हम लोग इस पे सीसीटीएनएस पे काम कर रहे हैं जी, और सभी एफआईआर को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। तो एफआईआर दर्ज होने के साथ ही इसकी एक कॉपी जो है मजिस्ट्रेट को उसी समय चली जाएगी सीसीटीएनएस के माध्यम से। अच्छा, इसके अलावा सभी सीनियर अफसर्स को भी एक कॉपी सीसीटीएनएस के माध्यम से उनके कार्यालय में भी पहुंच जाएगी और वो लॉगिन करके देख पाएंगे। जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो सबसे बड़ा चेंज जो है कि पहले हम घटनास्थल पर जाते हैं जी, अब घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना आवश्यक होगा। ये अनिवार्य हो गया, ये अनिवार्य हो गया है, पर्टिकुलरली उन मामलों में जिनमें 7 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा है जी, तो वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो होगी वह एक ऐप है जिस पर कि उसे अपलोड भी करना होता है। तो यह एक बड़ा बदलाव है कि कई बार घटनास्थल का विवाद भी एक इशू रहता था, इशू रह जाता था। हाँ, और घटनास्थल जब दर्ज हो जाएगा फोटो और वीडियो के माध्यम से तो निश्चित रूप से हर एक को घटना की स्थिति परिस्थिति समझने में आसानी होगी और भी ट्रांसपेरेंसी वाला होगा अब एकदम पूरी तरह से। बिल्कुल, प्रयास यही है कि इन्वेस्टिगेशन को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, उसमें छेड़छाड़ के मामले ना हो, और इसके अलावा जितने भी 7 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा वाले मामले हैं उसमें एफएसएल की टीम तुरंत जाएगी और वहाँ पर जो भी साक्ष्य हैं, फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, इसके अलावा भौतिक साक्ष्य हो सकते हैं, ब्लड स्टेन हो सकते हैं, जो भी जिस तरह के भी साक्ष्य हैं तो उसके संबंध में वह साक्ष्य को संग्रहित करेगी और वह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। जो 7 वर्ष से कम के मामले हैं उसमें अनुसंधानकर्ता को स्वयं ही फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य इकट्ठे करने होंगे जो केस के आईओ होंगे। तो इस तरह से जो है अब हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा और ओरल स्टेटमेंट की महत्ता जो है अब घटती जाएगी। इसके अलावा यह भी एक बदलाव है कि जितने भी अनुसंधानकर्ता के कार्य हैं, डायरी भी सीसीटीएनएस के माध्यम से रियल टाइम में समर्पित की जाएगी, उसमें कोई बैकडेटिंग संभव नहीं होगा जी, उसमें कोई छेड़छाड़ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। एक बार सबमिट हो गया, आपने लिख दिया तो वो डेट अंकित है और वही मान्य है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होगी आपके डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और मॉनिटरिंग भी हम उससे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी अनुसंधानकर्ता के कार्य, चार्जशीट है या उनको वारंट लेना है, ये सारे काम ऑनलाइन सीसीटीएनएस के पोर्टल के थ्रू ये जो है ICJS
जो जिससे कि पोर्टल से जुड़ जाएंगे और ये सारे काम संपन्न हो सकेंगे। तो अनुसंधानकर्ता को भी काफ़ी राहत मिलेगी और हर चीज़ में उन्हें जगह जगह दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एफएसएल की जांच का भी एक प्रपत्र बनाया गया है। एफएसएल में जो चीज़ जाएंगी जांच के लिए तो वह रिपोर्ट भी ऑटोमेटिक या डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वह सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। अच्छा, नए कानून में सर आप लोगों को ये भी सुविधा दे दी गई है कि जो रिमांड का जो पीरियड होता था आप लोगों के पास 15 दिनों का, उसको बढ़ा करके सुनते हैं कि अब 40 या 60 दिन का कर दिया गया। नहीं, उसका ये है कि पहले जो था कि 60 या 90 दिन, जिन मामलों में 60 या 90 दिन के अंदर आरोप पत्र समर्पित किया जाना होता था तो उन मामलों में हम रिमांड पर ले सकते थे और यूजुअली पहले गिरफ्तारी के बाद ही तुरंत रिमांड के लिए अनुरोध करना पड़ता था। अब जो है यह तुरंत गिरफ्तारी के बाद नहीं बल्कि इस अवधि के दौरान 40 दिन या 60 दिन की अवधि के बीच में कभी भी हम 15 दिन के लिए रिमांड पर ले सकते हैं। यानी ये पीरियड को ये अनुसंधान मतलब अब तुरंत लेने की आपको अनुसंधान में यदि आवश्यकता है तो आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन इस अवधि को फॉलो करना होगा। सर, मैं एक सवाल आपसे कर रहा था कि छोटे अपराध के लिए कहते हैं कि अब न्यायिक व्यवस्था यानी कि उसको अगर पनिशमेंट करना है तो सामुदायिक सजा उसे दिया जाएगा जो कि समाज हित के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं? देखिए, कई सारे विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका वगैरह में ये प्रथा है कि जहाँ पे कि छोटे अपराधों के लिए जेल भेजने के बजाय उसमें सुधार लाने की आवश्यकता समझी जाती है और इसीलिए ये सामुदायिक दंड का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ भी छोटे अपराध में ये सामुदायिक दंड का प्रावधान किया गया है। बेसिकली 3 कानून कहते हैं कि जो बच्चे हैं, महिला हैं या फिर मानव शरीर है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया, जो कि गृह मंत्री ने पिछले भाषण में ये बातें कही थी कि पहले वाले जो कानून थे सेंट्रलाइज थे और अभी जो कानून है वो विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस का उद्भव करेगा। ये बिल्कुल, तो ये तो बदलाव है सर। ये बदलाव है और महिलाओं और बच्चों को पुलिस थाने में उपस्थिति से छूट दी गई है और यह एक बड़ा बदलाव है और अब उनके चॉइस के जगह पर जो है पुलिस को जा करके उनका बयान और अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एक और चीज़ें, नए कानून में मॉब लिंचिंग को लेकर के भी सख्ती बताई गई है और पहले यूएपीए के तक जो आतंकवादी गतिविधि होती थी अब इसी कानून में लाए गए हैं। ये मॉब लिंचिंग जो है इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रावधान किया गया है और सज़ा जो है सख्त की गई है और इसमें मैक्सिमम जो है आजीवन कारावास और मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। तो लेकिन इसके लिए जो है सारे सबूत जो है, साक्ष्य प्रॉपर जो है जुटाए जाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई एक बेहद सवाल हमेशा से स्टेट की पुलिस के पास ये रही है कि जो मेन पावर है, जो रिक्तियां हैं वो फुलफिल नहीं हो पाई है, क्योंकि अब तो अनुसंधान के स्टाइल भी, तरीके भी बदल रहे हैं, तो आपके पास कम मेन पावर है, बड़ी चुनौतियां हैं, तो इन सब चीज़ों से कैसे निपटिएगा सर? देखिए, आपकी बात में ये सच्चाई है कि अभी तक एक तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से संबंधित जितने भी ये हैं उसके लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो अभी भी जो प्रेजेंट अफसर्स हैं तो उसमें से हार्डली 20 से 25% अफसर ही इससे बहुत ही वाकिफ़ हैं। रेस्ट को हम लोग अवेयर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि नए लॉ के अनुसार आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा और अपने दक्षता को भी और बढ़ाएं, तभी आप एक, और उसके बिना अब अनुसंधान संभव भी नहीं है क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है अब डिजिटल माध्यम के अनुसार पूरी होनी है। तो इसीलिए इसकी तैयारी की जा रही है। ट्रेनिंग भी जो है बड़े तरीके से दिया जा रहा है। प्लस मेरा ख्याल है कि पुलिस मुख्यालय में भी पुनः जो है 1 महीने के बाद इसका फिर एक रिफ्रेशर कोर्स भी किया जाएगा
और निश्चित रूप से हम अभी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि बहुत समझ सभी लोगों को नहीं है, कुछ टिट्स बिट्स में समझ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और एक ट्रेनिंग जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है। और ट्रेनिंग लेने के बाद और नए कानून को समझने और पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि बतौर एक DIG होने के नाते कि इसमें आने वाले समय में जब ये लागू होगा तो अपराध में गिरावट आएगी, हर तरह की चीज़ें समाज में जो गंदगी फैलाती है उस पर अंकुश लगेगा? देखिए, अब अपराधियों को सज़ा दिलाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा कि अब साइंटिफिक आधार पर हम अनुसंधान जब करेंगे, और आप इसकी परिकल्पना इस तरह से करें कि हर एक घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए जाएंगे और हमारे पास डेटाबेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसमें नए कानून में ये किया गया है कि हम इवन जिनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई होती है उन सब का भी फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, या जो सस्पेक्ट है उनका भी ले सकते हैं। तो ये डेटाबेस आने वाले दिनों में बढ़ेगा, तो हमारे डिटेक्शन रेट भी बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से फिंगरप्रिंट जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कई अभी तक जो है हम डिपेंड करते थे ओरल साक्ष्य पर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, साइंटिफिक एविडेंस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता था। और अब चूँकि हर एक घटनास्थल पे FSL की टीम जाएगी और वहाँ से साक्ष्य उठाए जाएंगे, तो सज़ा दिलाना पुलिस के लिए अब ज़्यादा सहूलियत, पुलिस को ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी। जैसे सर बहुत सारी धाराओं के जो नंबर्स हैं, वो जो क्रमांक है चेंज कर दिए गए हैं। जब आप लोग प्रशिक्षण ले रहे थे तो ऐसा किस लिए किया गया है, ये इसका क्या नज़रिया? देखिए, इस पर हम कोई बहस ये का विषय नहीं है जी। ये अब एक कानून बन गया है और जो धाराएं बदली गई हैं, कई धाराएं हटाई गई हैं तो कई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। तो इसके लिए ऐप है और वो जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इसको जो है ज़्यादा मेरा ख्याल है और मेरा अभी तक का जो मैंने पढ़ा है, तो ये हमारे लिए, पुलिस के लिए भी ज़्यादा सहूलियत होगा इसमें। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, चूँकि पुलिस का कहीं ना कहीं सीधा कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ होता है, कम्युनिटी के साथ होता है। ये नया कानून आ रहा है, पब्लिक को किस तरह का आप लोग मैसेज देना चाहते हैं, या फिर पब्लिक को ये नए कानून के विषय में कैसे अवेयर करना चाहते हैं, ये कुछ आप लोगों की सोच? देखिए, 1 तारीख को लागू होना है और 1 तारीख को हर एक थाना में और हर एक जिला मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वहाँ के सभी गणमान्य लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और जो पुलिस प्रशासन और समाज से सरोकार रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को बुलाया जाएगा और बाकायदा उनके सामने उन्हें नए कानून के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। और जहाँ तक महिलाओं के लिए है, तो हमारे यहाँ के जो भी महिला पदाधिकारी उस थाने में है, वह उन्हें ब्रीफ भी करेंगे, लोगों को भी बताएंगे। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन जो है 1 तारीख को ये हम आगे लेकर जा रहे हैं और ये कार्यक्रम हर थाना में आयोजित होना है। शुक्रिया सर, आपने बहुमूल्य समय दिया। चूँकि आपका VC होने वाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नए कानून से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए सर आपको। तो ये भागलपुर रेंज के DIG साहब थे विवेकानंद साहब। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं, यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सिटी टाइम्स को वहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।